नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल हॉरर स्टोरी पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जेल की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो समुद्र के बीचों बीच एक वीरान टापू पर बनी है, जहां सूरज की रोशनी भी कभी पूरी तरह नहीं पहुंचती। घने जंगलों के पीछे खड़ी है एक काली भयानक इमारत, काला पानी जेल। एक ऐसी जेल जहां न जाने कितने कैदी आए पर लौट कर कोई नहीं गया। तो लाइट बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा के लिए जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। हल्की बारिश के बाद अंधेरा छा गया था। समुद्र की लहरें तेज हो चुकी थी और आसमान में बिजली चमक रही थी। समुद्र के काले पानी को चीरती हुई एक मोटर बोट अंधेरे में आगे बढ़ रही थी। उस पर 5 लोग सवार थे। एक डॉक्यूमेंट्री टीम जिसने हाल ही में सुना था कि अंडमान के एक निर्जन टापू पर एक रहस्यमय जेल खड़ी है। इस जेल के बारे में कहा जाता है कि वहां आज भी अजीब घटनाएं होती हैं। अचानक दरवाजे खुल जाना, कोठरियों से किसी के रोने की आवाज आना और दीवारों पर खून से लिखे संदेश प्रकट होना। टीम के प्रमुख अलेक्जेंडर नाव के आगे खड़े होकर दूर टापू की ओर देख रहे थे। वो एक अनुभवी डॉक्यूमेंट्री निर्माता थे जो रहस्यमय और पैरानॉर्मल घटनाओं पर काम करने के लिए प्रसिद्ध थे। उनके साथ उनकी टीम थी। माया एक खोजी पत्रकार और फोटोग्राफर जिसने भारत के कई रहस्यमय स्थानों पर रिसर्च किया था। रोहन साउंड इंजीनियर जो पैरानॉर्मल गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के उपकरण लेकर आया था। सिमरन डॉक्यूमेंटेशन विशेषज्ञ जो जेल के इतिहास और यहाँ कैदियों की कहानियां खोजने में रुचि रखती थी। नील टीम का टेक्निकल एक्सपर्ट जिसने नाइट विजन, कैमरा, ड्रोन और अन्य उपकरणों का इंतजाम किया था। बोट जैसे जैसे टापू के करीब पहुंची, वहां की खामोशी और गहराती गई। लहरें अब और ऊंची उठ रही थीं और हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। रोहन बोट से नीचे झांकते हुए बोला, यहाँ का पानी भी काला लग रहा है। क्या ये सच में काला पानी जैसा है? माया कैमरा सेट करते हुए बोली, इतिहास कहता है कि इस जेल में जिन कैदियों को भेजा जाता था वे कभी वापस नहीं लौटते थे। ये नाम भी इसी वजह से पड़ा होगा। सिमरन की आवाज में घबराहट महसूस हो रही थी। वो बोली, मुझे नहीं पता, लेकिन पता नहीं क्यों इस जगह का माहौल मुझे कुछ अजीब लग रहा है। यहाँ सब कुछ बहुत भारी है। बोट धीरे धीरे किनारे पर आकर रुक गई। टीम ने अपने उपकरण उठाए और किनारे पर कूद पड़े। उनकी आंखों के सामने एक विशाल काले पत्थरों से बनी इमारत थी, काला पानी जेल। जेल के चारों ओर घना जंगल था और अंदर जाने का एकमात्र रास्ता था लोहे का एक पुराना जंग लगा हुआ गेट। गेट पर अब भी ब्रिटिश शासनकाल का चिन्ह लगा था जो समय के साथ मिट चुका था। नील गेट को छूते हुए बोला, यह जगह कमाल की है। सोचो, 100 साल पहले यहाँ कैदी रहते होंगे और आज हम इस वीराने में खड़े हैं। अलेक्जेंडर ने जवाब दिया, यह वीरान नहीं है। इतिहास हमें बताता है कि कुछ चीजें कभी मरती नहीं है। टीम ने गेट को धक्का दिया और वो एक भारी आवाज के साथ खुल गया। अंदर का माहौल ठंडा और अजीब था, जैसे हवा भी यहाँ घुसने से डर रही हो। अंदर घुसते ही सामने एक बड़ा प्रांगण था जहां से जेल की कई कोठरियों तक जाने वाले रास्ते दिख रहे थे। माया कैमरा घुमाते हुए बोली, यहाँ के पत्थरों पर देखो, न जाने कितने लोगों के आंसू और खून ने इन्हें लाल कर दिया होगा। तभी अचानक हवा में हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। रोहन के कदम रुक गए। तुमने सुना? सिमरन ने धीरे से जवाब दिया, शायद हवा की आवाज थी। धीरे धीरे टीम जेल के भीतर आगे बढ़ने लगी। गलियारे अंधेरे में डूबे हुए थे और टॉर्च की रोशनी से ही रास्ता दिखाई दे रहा था। कुछ जगहों पर अब भी लोहे की सलाखें टेढ़ी मेढ़ी पड़ी थीं। तभी माया का ध्यान एक कोठरी पर गया। उसमें एक पुरानी चारपाई थी जिस पर अब केवल धूल जमी हुई थी। लेकिन सबसे अजीब बात थी, दीवार पर खून से लिखा एक संदेश। वो अभी भी यहाँ है। टीम ने एक दूसरे को देखा। नील नर्वस होकर बोला, ये कोई मजाक नहीं हो सकता, सही कहा ना? अलेक्जेंडर ने धीमे स्वर में जवाब दिया, ये जगह हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है और मुझे लगता है कि हमें ये पता लगाना चाहिए कि ये संदेश किसने लिखा। माया ने कैमरा ऑन किया और तस्वीर लेने लगी, लेकिन जैसे ही उसने तस्वीर ली, कैमरे की स्क्रीन ब्लैक हो गई। माया, ये क्या बकवास है? मेरा कैमरा काम नहीं कर रहा। तभी कोठरी के कोने से एक हल्की सिसकी सुनाई दी। टीम के सभी सदस्य एक पल के लिए जम गए। सिमरन धीरे से बोली, क्या कोई अंदर है? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ खामोशी और फिर एक ठंडी हवा का झोंका जो जेल के गलियारे में गूंज उठा। टीम को समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए, लेकिन एक बात साफ थी, ये सिर्फ एक वीरान जेल नहीं थी। यहाँ कुछ था जो अब भी जिंदा था। धीरे धीरे रात गहराती जा रही थी। रात के 10 बज रही थे। चारों तरफ घना अंधेरा छा चुका था।
आसमान में बादल घिरे हुए थे और हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। दूर समुद्र की लहरें टापू से टकराकर गूंज रही थी, लेकिन जेल के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी, इतनी गहरी कि हर कदम की आवाज किसी तूफान जैसी लग रही थी। टीम ने मुख्य प्रांगण के पास एक टेम्पररी बेस बनाया। उनके पास टॉर्च, नाइट विजन कैमरा और अन्य उपकरण थे, लेकिन जैसे ही वे बैठकर अपनी योजना पर चर्चा करने लगे, जेल की खामोशी उन्हें बेचैन करने लगी। अलेक्जेंडर धीमी आवाज में बोला, हमें रात भर यहाँ रुककर कैमरे लगाने होंगे। हमें ये समझना होगा कि यहाँ हो क्या रहा है। माया गहरी सांस लेते हुए बोली, कोई चीज यहाँ जरूर है, ये हम सब महसूस कर सकते हैं। जो आवाज हमने सुनी थी वो हवा नहीं थी। सिमरन भी धीरे से बोली, और दीवार पर लिखा वो खून से बना संदेश, वो अभी भी यहाँ है। ये किसके बारे में था? टीम में हल्की घबराहट फैल गई, लेकिन अलेक्जेंडर ने सभी को शांत रहने के लिए कहा। उन्होंने फैसला किया कि वे जेल की अलग अलग जगहों पर अपने कैमरे लगाएंगे और रात भर मॉनिटरिंग करेंगे। करीब रात के 11 बजे माया और सिमरन जेल के पश्चिमी हिस्से की कोठरियों की जांच कर रही थीं। ये कोठरियां सबसे पुरानी थीं, जहां सबसे खतरनाक कैदियों को रखा जाता था। कुछ कोठरियों के दरवाजे आधे खुले हुए थे और कुछ पूरी तरह से बंद। माया ने दीवारों पर हाथ फेरते हुए कहा, ये जगह कितनी ठंडी है, जैसे यहाँ की दीवारों ने सारा जीवन सोख लिया हो। सिमरन हल्की कंपी हुई आवाज में बोली, मुझे यहाँ कुछ अजीब महसूस हो रहा है। हम जितना अंदर जा रहे हैं, ये जगह उतनी ही डरावनी लग रही है। जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया, एक कोठरी का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। धड़ाम, दोनों उछल पड़ी। उनकी टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। माया तेज सांस लेते हुए बोली, तुमने देखा? सिमरन हैरान और डरी हुई थी। वो बोली, ये हवा से तो नहीं हुआ होगा। दोनों ने टॉर्च से कोठरी के अंदर झांका। अंदर एक पुरानी चारपाई थी और दीवारों पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच दिए हों। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि दीवार पर एक नया संदेश उभर आया था, जो कुछ सेकंड पहले तक वहां नहीं था। दीवार पर लिखा था, भाग जाओ, उससे पहले कि बहुत देर हो जाए। माया और सिमरन ने तुरंत रेडियो से अलेक्जेंडर को बुलाया। कुछ ही मिनटों में अलेक्जेंडर, रोहन और नील भी वहां पहुंच गए। माया ने उन्हें दीवार पर लिखा संदेश दिखाया। रोहन गहरी सांस लेते हुए बोला, ये पहले यहाँ नहीं था, है ना? अलेक्जेंडर दीवार को ध्यान से देखते हुए बोला, नहीं, ये नया है, किसी ने अभी अभी लिखा है। सवाल ये है कि किसने? टीम के सभी सदस्य दीवार को घूर रहे थे। उनके पास इसके कोई जवाब नहीं थे। तभी पूरी जेल में एक रहस्यमयी सिसकी गूंज उठी। ये आवाज इतनी ठंडी और भयानक थी कि सभी के रोंगटे खड़े हो गए। रोहन डरते हुए बोला, ये कोई इंसान नहीं हो सकता। अलेक्जेंडर ने कैमरा ऑन किया और चारों ओर घूमकर रिकॉर्ड करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने कैमरे को उस कोठरी के दरवाजे की तरफ किया, कैमरे की स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गई। नील अचंभित होते हुए बोला, ये कैसे हो सकता है? हमारे सारे उपकरण सही काम कर रहे थे। तभी जेल की एक और कोठरी का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजा पूरी तरह खुला और अंदर सिर्फ घना अंधेरा था। टीम ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे कोठरी के अंदर झांका। अंदर कुछ भी नहीं था सिवाय पुराने जंग लगे जंजीरों के। लेकिन जैसे ही माया ने कैमरे का फ्लैश जलाया, सभी ने दरवाजे के पीछे कुछ देखा। वो एक परछाई थी, लंबी, दुबली पतली, लेकिन उसकी आंखें वे गहरी, खाली और ठंडी थीं। सभी के दिल एक पल के लिए थम गए। फिर वो परछाई तेजी से गायब हो गई। सिमरन कांपती आवाज में बोली, वह क्या था? मैंने उसे देखा था। माया डरी हुई बोली, हम यहाँ अकेले नहीं हैं। टीम घबराई हुई थी, लेकिन अलेक्जेंडर ने खुद को शांत रखा। अलेक्जेंडर, हम अब पीछे नहीं हट सकते। ये जो भी है, हमें इसे समझना होगा। ये हमें डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्यों? तभी जेल के सबसे ऊपरी हिस्से से एक तेज आवाज आई, जैसे किसी ने लोहे की जंजीरें जोर से घसीटी हों। टीम ने ऊपर देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। नील डरते हुए बोला, हमें वापस चलना चाहिए, हमें अब और आगे नहीं जाना चाहिए। लेकिन तभी दीवार पर एक और नया संदेश उभर आया, अब तुम लौट नहीं सकते। टीम के सभी सदस्यों की सांसें थम गईं। अब तक वे सिर्फ इस जगह की कहानी ढूंढ रहे थे, लेकिन अब ये जगह उन्हें अपने अंदर समेटने की कोशिश कर रही थी। रात के 12 बज चुके थे। जेल के अंदर अंधकार और घना हो चुका था। चारों ओर सिर्फ हवा की सरसराहट थी और कभी कभी पानी टपकने की हल्की आवाज। लेकिन इस वीराने में कुछ था जो इस टीम को देख रहा था, कुछ ऐसा जो उन्हें यहाँ नहीं चाहता था। टीम अभी भी कोठरी के सामने खड़ी थी। उनकी आंखों के सामने ही दीवार पर खून से लिखा नया संदेश प्रकट हुआ था, अब तुम लौट नहीं सकते। हर कोई सकते में था।
अचानक अलेक्जेंडर ने अपनी टॉर्च की रोशनी सामने के गलियारे में डाली। कुछ पल के लिए उसे कुछ नहीं दिखा, लेकिन फिर एक परछाई हल्के हल्के आगे बढ़ती दिखाई दी। वो परछाई इंसानी आकार की थी, लेकिन उसकी चाल अजीब थी, जैसे वो हवा में तैर रही हो। अलेक्जेंडर सांस थामकर बोला, वो वहां क्या है? माया कैमरे की स्क्रीन देखते हुए बोली, मैं इसे रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन ये अजीब है, ये परछाई कैमरे में कैद नहीं हो रही। टीम के बाकी सदस्य जड़वत खड़े रहे, लेकिन तभी परछाई अचानक तेजी से गलियारे के अंदर भागी। रोहन घबराकर बोला, हमें इसे फॉलो करना चाहिए। जैसे जैसे टीम गलियारे में आगे बढ़ी, अंधेरा और गहरा होता गया। टॉर्च की रोशनी बहुत दूर तक नहीं जा रही थी। अचानक चारों ओर से चीखों की आवाजें गूंज उठी। बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो। ये आवाजें दीवारों से टकराकर गूंज रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे जेल में कई आत्माएं एक साथ चिल्ला रही हों। सिमरन कान बंद करते हुए बोली, ये आवाजें कौन निकाल रहा है? और तभी अचानक एक कोठरी के अंदर जंजीरों के घसीटे जाने की तेज आवाज आई। टीम ने झांक कर देखा, वहां एक पुरानी लोहे की कुर्सी थी जिस पर जंजीरें लिपटी हुई थीं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उन जंजीरों में से एक खुद ब खुद हिल रही थी। टीम कुछ समझ पाती इससे पहले ही वहां से एक और चीख गूंजी, इतनी तेज कि सभी के कान सुन्न हो गए। भाग जाओ! टीम अभी भी सदमे में थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाजें कहां से आ रही हैं। तभी अंधेरे में से वो फिर से दिखाई दिया। इस बार वो सिर्फ परछाई नहीं थी, वह एक इंसानी आकृति थी, लेकिन उसका चेहरा नहीं था। उसकी आंखों की जगह खाली गड्ढे थे और उसके शरीर से काले धुएं की लहरें उठ रही थीं। अलेक्जेंडर ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, तुम कौन हो? कोई जवाब नहीं आया। वो आकृति बस खड़ी रही, उनकी ओर देखते हुए। फिर अचानक उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और हवा में तेज ठंडक फैल गई। माया ने कैमरे से रिकॉर्डिंग जारी रखी, लेकिन स्क्रीन पर कुछ भी नहीं दिख रहा था। रोहन ने कांपती आवाज में कहा, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन अलेक्जेंडर पीछे नहीं हटे। उन्होंने धीरे धीरे उस आकृति की ओर कदम बढ़ाया। तभी वो आकृति तेजी से उनकी ओर लपकी। धड़ाम! अलेक्जेंडर जमीन पर गिर पड़े। बाकी टीम घबराकर पीछे हट गई, लेकिन जब उन्होंने फिर से देखा तो वो आकृति गायब हो चुकी थी। टीम ने अलेक्जेंडर को उठाया। उनके चेहरे पर पसीना था, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। माया घबराकर बोली, अब क्या करें? वो जो भी था उसने हम पर हमला किया। अलेक्जेंडर गहरी सांस लेते हुए बोले, हमें इस जगह का इतिहास समझना होगा। ये सब बिना किसी वजह के नहीं हो सकता। सिमरन ने जेल के पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। कुछ देर बाद उसने एक पुरानी फाइल निकाली। उसमें लिखा था, कैदी नंबर 1127 अर्जुन मल्होत्रा। ये काला पानी जेल का आखिरी कैदी था। रोहन हैरानी से, यह कौन था? सिमरन ने पढ़ना जारी रखा। अर्जुन मल्होत्रा एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी था जिसे ब्रिटिश सरकार ने देशद्रोही घोषित किया था। उसे काला पानी जेल में लाकर बंद कर दिया गया। लेकिन 1943 में जब जापानी सेना ने अंडमान पर हमला किया तो ब्रिटिशों ने जेल खाली कर दी। सभी कैदियों को या तो मार दिया गया या छोड़ दिया गया, लेकिन अर्जुन मल्होत्रा को कोई लेने नहीं आया। नील अचंभित होते हुए बोला, इसका मतलब वो यहाँ अकेला रह गया। सिमरन धीमी आवाज में, रिकॉर्ड के मुताबिक अर्जुन मल्होत्रा ने कई सालों तक इस जेल में अकेले रहते हुए अपनी जान गंवा दी, लेकिन मरने से पहले उसने कसम खाई थी कि जब तक उसकी आत्मा को न्याय नहीं मिलेगा वो इस जेल को कभी नहीं छोड़ेगा। अब सब कुछ साफ होने लगा था। जेल की हर परछाई, हर आवाज, हर चेतावनी, सब अर्जुन की आत्मा के कारण थे। लेकिन सवाल ये था, क्या वो टीम को यहाँ फंसाने की कोशिश कर रहा था, या फिर वो उन्हें किसी और खतरे से बचाना चाहता था? टीम के पास अब दो ही रास्ते थे। एक, या तो वे तुरंत यहाँ से भाग जाएं। दो, या फिर वे जानने की कोशिश करें कि अर्जुन की आत्मा अब तक इस जेल में क्यों भटक रही है। अलेक्जेंडर ने फैसला किया, हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हम अर्जुन की कहानी का सच नहीं जानते। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये कहा, एक नई चेतावनी सामने आई। दीवार पर खून से लिखा एक और संदेश उभर आया, भाग जाओ इससे पहले कि वो जाग जाए। टीम के चेहरे पर डर था। अब यहाँ वो कौन था? क्या अर्जुन के अलावा इस जेल में कोई और आत्मा थी, कोई और जो और भी खतरनाक था? रात के 1 बजे बाहर समुद्र की लहरें तेज हो चुकी थीं। आकाश में काले बादल घिर आए थे। हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और जेल की जर्जर दीवारें बारिश की ठंडक से और भी स्याह लग रही थीं। लेकिन अंदर का माहौल उससे भी ज्यादा भयावह था। टीम अब तक समझ चुकी थी कि इस जेल का आखिरी कैदी अर्जुन मल्होत्रा था।
उसकी आत्मा अभी भी यहाँ थी। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह थी कि दीवार पर खून से लिखा नया संदेश उन्हें किसी और के जागने की चेतावनी दे रहा था। भाग जाओ इससे पहले कि वो जाग जाए। टीम अब 2 हिस्सों में बढ़ चुकी थी। अलेक्जेंडर, माया और सिमरन ने अर्जुन मल्होत्रा की कोठरी की ओर जाने का फैसला किया। रोहन और नील बेस कैंप पर रुके ताकि बाकी कैमरों की फुटेज चेक कर सकें। टीम एक अर्जुन की कोठरी की ओर चल पड़ी। अर्जुन की कोठरी जेल के सबसे अंधेरे हिस्से में थी। यहाँ नमी इतनी ज्यादा थी कि दीवारों पर काई जमी हुई थी। हवा ठंडी थी और गलियारे में हर कदम गूंजता हुआ महसूस हो रहा था। जब वे अर्जुन की कोठरी के पास पहुंचे तो दरवाजा खुद ब खुद थोड़ा सा खुल गया। माया ने कांपते हाथों से टॉर्च अंदर डाली। अंदर का दृश्य दिल दहला देने वाला था। जंजीरों से जकड़ी एक कंकाल जैसी आकृति जो कोठरी के कोने में बैठी थी। उसका सिर नीचे झुका हुआ था और उसके हाथों में जंग लगी हथकड़ियां थीं। सिमरन ने जैसे ही दीवार पर देखा, उसे कुछ शब्द खून से लिखे मिले। मैंने उसे जगाया नहीं, लेकिन क्या तुमने उसे जगा दिया? अलेक्जेंडर, धीमी आवाज में, कौन? ये किसकी बात कर रहा है? तभी कोठरी में हल्की सी सरसराहट हुई। माया ने घबराकर टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर अचानक कंकाल की आंखों के गड्ढों में हल्की लाल चमक दिखाई दी और तभी बाहर से रोहन और नील की तेज चीखें आईं। रोहन और नील बेस कैंप पर फुटेज चेक कर रहे थे। अचानक एक कैमरे ने जेल के सबसे पुराने हिस्से में किसी आकृति की हल्की हलचल कैप्चर की। रोहन, स्क्रीन पर नजरें गड़ाएं। क्या वो अर्जुन की आत्मा है? नील, धीरे से, नहीं, ये कुछ और है। वे स्क्रीन पर झुके ही थे कि बेस कैंप के ठीक पीछे कुछ गिरने की तेज आवाज आई। धड़ाम! दोनों उछल पड़े और तुरंत टॉर्च जलाकर पीछे देखा। पीछे कोई नहीं था, लेकिन तभी एक ठंडी सांस उनकी गर्दन के पीछे महसूस हुई। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये आवाज इतनी भयानक थी कि दोनों ने बिना कुछ सोचे दौड़ लगा दी। लेकिन जैसे ही वे बेस कैंप से कुछ कदम दूर पहुंचे, उन्होंने देखा कि जेल के मेन हॉल में एक और आकृति खड़ी थी। वो इंसानी आकार की थी, लेकिन उसकी लंबी हड्डीदार उंगलियां और चेहरे पर गहरी काली दरारें थीं। उसकी आंखों में अंधकार था, गहरा और खाली। फिर उसने अपनी उंगली से धीरे से इशारा किया, जैसे वो उन्हें बुला रही हो। माया, सिमरन और अलेक्जेंडर ने जब रोहन और नील की चीखें सुनी तो वे तुरंत बेस कैंप की ओर भागे। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि रोहन और नील हांफते हुए जमीन पर गिरे पड़े थे। माया घबराकर बोली, क्या हुआ? तुम दोनों चिल्ला क्यों रहे थे? रोहन घबराते हुए, हाँ, हमने उसे देखा। नील की सांसें तेज थीं। यह अर्जुन की आत्मा नहीं थी, ये कुछ और था, कुछ और ही खतरनाक। टीम अभी इस पर चर्चा कर ही रही थी कि एक ठंडी हवा का झोंका उनके चारों ओर फैला और तभी जेल की सबसे पुरानी घंटी, जो दशकों से नहीं बजी थी, एक बार जोर से बजी। टीम ने देखा कि अर्जुन की कोठरी में अब कोई नहीं था। कंकाल गायब हो चुका था और तभी जेल के गलियारों में एक और नया संदेश उभर आया, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। अब वो जाग चुका है। टीम अब तक ये समझ चुकी थी कि अर्जुन मल्होत्रा की आत्मा इस जेल में भटकी जरूर, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। वो यहाँ किसी और चीज से बचने के लिए छुपी हुई थी और अब वो चीज जाग चुकी थी। माया, धीमी आवाज में, अगर अर्जुन हमें बचाने की कोशिश कर रहा था तो फिर वो कौन है जो असली खतरा है? अलेक्जेंडर, सांस रोककर, शायद वो जेल का आखिरी कैदी नहीं था। तभी पूरी जेल में तेज ठहाकों की गूंज उठी। अब तुम लौट नहीं सकते, तुम मेरे मेहमान हो। मैंने 70 साल इंतजार किया, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। टीम को अब लग रहा था कि अर्जुन की कहानी से भी बड़ा कोई रहस्य इस जेल में छिपा हुआ था। कोई जो पिछले 70 सालों से बंद था और अब जाग चुका था। कोई जो उन्हें यहाँ रोकना चाहता था। और तभी जेल की सबसे पुरानी कोठरी का दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे खुलने लगा। उस दरवाजे के पीछे अंधेरा था। टीम का पूरा ध्यान उस पुराने दरवाजे पर था जो अब धीरे धीरे खुल रहा था। माया ने धीरे से कैमरा उठाया और लेंस को जूम किया, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर सिर्फ एक खाली कोठरी दिखाई दी। कोठरी की दीवारों पर गहरे खरोंचों के निशान थे और बीच में सिर्फ एक लोहे की कुर्सी रखी थी। लेकिन जैसे ही अलेक्जेंडर ने टॉर्च अंदर डाली, कोठरी की दीवार पर कुछ शब्द चमक उठे, तुमने उसे जगा दिया, अब ये जेल तुम्हारी कब्र बन जाएगी। टीम अभी कोठरी के सामने ही खड़ी थी कि अचानक जेल के गलियारे में तेज हवा चलने लगी। फिर वही आवाज आई, अर्जुन मल्होत्रा की आवाज, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम्हें वापस चले जाना चाहिए था। अलेक्जेंडर ने इधर उधर देखा, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। अलेक्जेंडर धीमी आवाज में बोले, अगर तुम हमें देख सकते हो तो सामने आओ, हमें बताओ कि ये सब क्या है। तभी
जेल की छत पर लगी पुरानी घंटी फिर से बजी, टन टन टन, और उसी के साथ अर्जुन की धुंधली आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। अब वो पहले की तरह गुस्से में नहीं दिख रहा था, उसकी आंखों में कुछ और था, डर। माया, धीरे से, तुम डरे हुए हो। अर्जुन की आत्मा ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, क्योंकि तुमने उसे जगा दिया। रोहन आशंका से, उसे? कौन? अर्जुन ने कांपते हुए दीवार की ओर इशारा किया, जहां खून से एक नया संदेश लिखा था, काला पानी का सबसे बड़ा रहस्य। सिमरन ने जेल के पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। कुछ देर बाद उसने एक बेहद पुरानी और जली हुई फाइल निकाली। फाइल पर लिखा था, कैदी नंबर 7, नाम अज्ञात। नील चौंक कर, कैदी नंबर 7, इसका क्या मतलब है? सिमरन ने धीरे से पन्ने पलटे और पढ़ना शुरू किया। साल 1890, जब काला पानी जेल पहली बार बनी थी, तब यहाँ एक अजीब कैदी को लाकर बंद किया गया था। ब्रिटिश अधिकारियों ने उसका नाम तक रिकॉर्ड में नहीं रखा, बस उसे शापित कैदी कहा जाता था। कहते हैं वह इंसान नहीं था। टीम को अब एहसास हो गया कि इस जेल का सबसे बड़ा रहस्य अर्जुन मल्होत्रा नहीं, बल्कि ये कैदी नंबर 7 था। माया, धीमे स्वर में, अगर यह सच है तो क्या इसका मतलब है कि यही वो चीज है जिससे अर्जुन बच रहा था? अर्जुन की आत्मा ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मैं यहाँ फंसा रहा ताकि उसे सोए रहने दूं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। टीम अभी भी अर्जुन से सवाल पूछ ही रही थी कि अचानक जेल में चारों ओर से जंजीरों के खिंचने की आवाजें आने लगीं, और फिर वही डरावनी हंसी गूंजी। तुमने मुझे जगा दिया, अब मैं आजाद हूँ। दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ पूरी तरह खुल गया और उसके अंदर से निकली एक बेहद लंबी आकृति। उसका चेहरा काला था और उसकी आंखों की जगह सिर्फ गहरी खाई थी। उसके पूरे शरीर से काले धुएं की लहरें उठ रही थीं। रोहन कांपते हुए बोला, ये क्या चीज है? अर्जुन ने धीमे स्वर में जवाब दिया, ये वो चीज है जिसे छूना भी मना था, लेकिन तुमने इसे जगा दिया। वो आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ी। टीम के सभी सदस्य जड़वत खड़े थे, मानो उनका शरीर लकवाग्रस्त हो गया हो। फिर उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियां बेहद लंबी और हड्डीदार थीं, और जैसे ही उसकी परछाई जमीन पर पड़ी, वो जमीन काली पड़ने लगी। माया घबराकर बोली, हमें भागना होगा, लेकिन अर्जुन की आत्मा ने उन्हें रोक दिया। नहीं, भागने से कुछ नहीं होगा। नील डरते हुए बोला, तो फिर क्या करें? अर्जुन ने जेल के सबसे पुराने हिस्से की ओर इशारा किया। उसके पास सिर्फ एक ही कमजोरी है, और वो उस कक्ष में बंद है। अगर तुम वहां पहुंच सके तो शायद तुम इसे रोक सकते हो। रोहन हैरानी से, लेकिन तुम खुद इसे रोक क्यों नहीं सकते? अर्जुन की आंखों में दर्द झलक उठा। क्योंकि मैं अब सिर्फ एक आत्मा हूं। टीम के पास अब ज्यादा समय नहीं था। अलेक्जेंडर ने फैसला किया, हमें उस कक्ष में जाना होगा। रात के 3 बज रहे थे। जेल के गलियारों में एक अजीब सी गूंज भर चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी इमारत किसी अदृश्य ताकत की गिरफ्त में हो। हर कोने में गहरी परछाइयां लहराने लगी थीं और तापमान अचानक गिर गया था। टीम को अब यह एहसास हो चुका था कि वे अब एक सामान्य भूतिया जगह में नहीं, बल्कि एक प्राचीन श्राप के दायरे में फंस चुके हैं। पुराने जंजीरों के खिंचने की आवाजें पूरे जेल परिसर में गूंज रही थीं, और अंधेरे में वह परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। टीम ने अर्जुन की आत्मा की सलाह मानी और जेल के सबसे पुराने हिस्से की ओर बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही वे गैलरी नंबर 13 के पास पहुंचे, दरवाजा अचानक अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! अब वे उस गैलरी में फंस चुके थे, और उसी क्षण दीवारों पर खून से नए संदेश उभरने लगे। अब कोई वापसी नहीं, शाप की घड़ी पूरी हो चुकी है। माया तेज सांस लेते हुए, हमें जल्दी करनी होगी। टीम ने जोर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। तभी दीवारों से धीमी धीमी सरसराहट की आवाजें आने लगीं। नील आशंका से, क्या तुम लोगों ने ये आवाज सुनी? अलेक्जेंडर ने टॉर्च जलाकर दीवारों की ओर रोशनी डाली, और जो उन्होंने देखा उसने उनकी रूह कांप दी। दीवारों से कई हड्डीदार हाथ निकल रहे थे, जैसे वे किसी को पकड़ने के लिए बेताब हों। सिमरन घबराकर, भगवान के लिए हमें यहाँ से जाने दो। टीम ने गुप्त कक्ष तक पहुंचने की आखिरी कोशिश की। उन्होंने पीछे की एक पुरानी लकड़ी की खिड़की से बाहर जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही अलेक्जेंडर खिड़की के पास पहुंचा, तुम मेरी कैद में हो, वही गहरी शैतानी आवाज गूंजी। टीम ने देखा कि गैलरी के अंधेरे छोर से एक ऊंची लंबी आकृति आगे बढ़ रही थी। उसका शरीर धुएं से बना हुआ लग रहा था, लेकिन उसका चेहरा अंधकार में छिपा था। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन जैसे जैसे वो नजदीक आ रहा था, हवा और ठंडी होती जा रही थी। माया कांपते हुए, यह वही चीज है, कैदी नंबर 7। टीम को लगा कि अब वे बच नहीं पाएंगे,
लेकिन तभी अर्जुन की आत्मा फिर से प्रकट हुई। अर्जुन, तेज आवाज में भागो, गुप्त कक्ष में जाकर उसे रोकने का तरीका ढूंढो। लेकिन कैदी नंबर 7 ने अर्जुन की ओर देखा और हवा में अपना हाथ उठाया। तुरंत ही अर्जुन की आत्मा जोर से चिल्लाई और उसकी आकृति धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। अलेक्जेंडर बोला, अर्जुन को कुछ हो रहा है। लेकिन अब टीम के पास ज्यादा समय नहीं था। वे किसी तरह पीछे की खिड़की से कूदकर जेल के सबसे पुराने हिस्से की ओर दौड़ पड़े। पीछे से कैदी नंबर 7 की डरावनी हंसी गूंज रही थी। भाग सकते हो लेकिन छिप नहीं सकते। टीम जेल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंची। वहां एक पुरानी लोहे की तिजोरी जैसी चीज रखी थी। उस पर खून से लिखा था, इसे तभी खोलो जब कोई और रास्ता न बचे। टीम के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने भारी जंजीरों को हटाया और तिजोरी खोली। अंदर सिर्फ एक पुरानी धातु की घंटी रखी थी। सिमरन हैरानी से, बस ये घंटी? रोहन सोचते हुए बोला, क्या ये घंटी हमें कैदी नंबर 7 से बचाएगी? तभी जेल के हर कोने से भारी गूंज उठी, अब कोई नहीं बचेगा। कैदी नंबर 7 अब बिल्कुल उनके पास था। टीम के पास एक ही विकल्प बचा था, घंटी को बजाना। सिमरन ने कांपते हाथों से घंटी को ऊपर उठाया और जोर से बजा दिया। टन टन टन। घंटियों की गूंज पूरी जेल में फैल गई। दीवारें दरकने लगीं। हवा में फंसी आत्माएं एक एक करके धुएं में बदलने लगीं। अर्जुन की आत्मा मुस्कुराई और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। अब मैं मुक्त हूँ। कैदी नंबर 7 ने गुस्से से चिल्लाया, नहीं, ये मेरा घर है, मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे घंटी की आवाज गूंजती गई, उसका शरीर काला पड़ने लगा। उसके चेहरे से चमड़ी उतरने लगी और उसकी चीखें पूरे आकाश में गूंज उठीं। नहीं, नहीं, नहीं। और फिर एक जोरदार धमाके के साथ पूरा जेल परिसर धूल में मिल गया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण टापू पर पड़ी, वहां काला पानी जेल का कोई निशान नहीं था। न कोई कोठरी, न कोई सुरंग, बस एक वीरान टापू और कुछ टूटी फूटी दीवारें। टीम बेहोश पड़ी थी, लेकिन वे जिंदा थे। जब वे उठे तो उन्होंने देखा कि उनके कैमरों की सारी रिकॉर्डिंग गायब हो चुकी थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। महीनों बाद जब वे वापस शहर लौटे तो उन्होंने काला पानी जेल के बारे में खोजबीन की। लेकिन अजीब बात यह थी, सरकारी रिकॉर्ड में इस जेल का कोई जिक्र नहीं था। कोई इतिहासकार इस जेल के बारे में नहीं जानता था। और जो पुरानी तस्वीरें उन्होंने देखी थीं, वे सभी धुंधली हो चुकी थीं। क्या हम जो कुछ भी देख कर आए वो सच था? माया ने धीरे से पूछा। नील ने सिर हिलाया। हमें शायद कभी इसका जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन जब सिमरन अपने बैग से कुछ निकाल रही थी तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। बैग के अंदर वही प्राचीन घंटी रखी थी और वो अब भी धीमे धीमे हिल रही थी। तो दोस्तों, ये थी काला पानी के आखिरी कैदी की कहानी। तो अगली बार जब आप किसी वीरान जगह पर जाएं और हवा में किसी धीमी फुसफुसाहट को सुने या कोई दरवाजा अपने आप बंद हो जाए, तो हो सकता है कि कैदी नंबर 7 आपके आसपास ही हो, क्योंकि कुछ दरवाजे एक बार खुल जाएं तो फिर कभी बंद नहीं होते। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगर आपको ऐसा कुछ अनुभव हुआ होता तो आप क्या करते। मैं फिर मिलूंगा एक और डरावनी रहस्यमयी कहानी के साथ।